जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का रैंकर्स जीके स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम से रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज कंटिन्यू हुई है उसके थर्ड पार्ट के ऊपर। तो दोस्तों आज हम तीसरा टेस्ट लेकर आपके सामने आए हैं। इसके पहले हमने 2 टेस्ट ऑलरेडी कर लिया है, उसे भी आप अटेंड कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए है मेघालय, बी है मणिपुर, सी है मिजोरम, डी है त्रिपुरा। इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। ठीक है, अब देखिए हमारा अप्रोच क्या है कि कुछ बातें एक्स्ट्रा डिस्कस करके बढ़ते हैं कि आपके पुलिस को छोड़ के अन्य एग्जाम भी आप टारगेट कर पाओ। ठीक है, तो हम जान लेते हैं लोकटक झील की विशेषता। ठीक है, तो दोस्तों लोकटक झील की विशेषता है क्या? इसमें एक नेशनल पार्क है जो तैरता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या तैरता हुआ नेशनल पार्क किस राज्य में है और किस झील में है दोस्तों? तो राज्य हो गया मणिपुर और झील हो गया लोकटक। ठीक है, नाम क्या है उसका? केबुल लामजाओ। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? केबुल लामजाओ। तो दोस्तों आप एक काम करना ना, नोट बनाते रहना। ठीक है, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क की भी विशेषता क्या है दोस्तों? इसमें यही एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे भौंकता हुआ हिरन पाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बार्किंग डियर कहते हैं, और उसी हिरन को संगाई हिरन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखना। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संगाई हिरन किस राज्य में पाया जाता है, मणिपुर में, किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में, किस झील में पाया जाता है, तो लोकटक झील में। ठीक है, इतनी बातें याद रखना आप। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना होता है। नहीं है तो यहाँ से कभी कभी होता है आप कंफ्यूज होके कुछ और करके आते हो क्वेश्चन। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। तो ए है अष्टमुदी झील, बी है चिल्का झील, सी है पेरियार झील, डी है पुलिकट झील। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो लैगून झील नहीं है। तो पेरियार झील जो है दोस्तों, ये लैगून झील नहीं है। अब लैगून झील होता क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क होगा, वो हम समझ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी इन झीलों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करके आगे बढ़ेंगे कि आपका रिविजन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे समझना आप, ये है आपका लैंड। ठीक है, क्या है? लैंड मतलब स्थल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एक बाउंड्री है और ये है जल। ठीक है, यानी कि समुद्र। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज समझना, यहाँ पे क्या है दोस्तों? छोटा सा एक लाइन है। ठीक है, या तो फिर छोटा सा एक ऐसा रेखा है जो क्या करता है, इन दोनों के बीच में एक सीमा निर्धारित करता है, और यहाँ से क्या होता है, जल निकल के इधर आता है और यहाँ खाली जगह एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जल जब यहाँ पतले से नाली के थ्रू आता है और यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, तो जो झील बनता है उसको हम बोल देते हैं लैगून। ठीक है, क्या बोल देते हैं दोस्तों? लैगून झील। अब देखिए, अब आपको कंफर्म हो चुका है कि लैगून होता क्या है। अब यहाँ पे समझिए कि ये जो अष्टमुदी झील है कहाँ पे है, चिल्का झील कहाँ पे है, पेरियार झील कहाँ पे है, पुलिकट झील कहाँ पे है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट? तो आपको पता होना चाहिए। चलिए जानते हैं हम। देखिए अष्टमुदी झील कहाँ पे है दोस्तों? केरल में। कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, अब देखिए आपको पता है पेरियार झील भी कहाँ पे है? केरल में। लेकिन चिल्का झील आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? उड़ीसा में। कहाँ पे मिलता है दोस्तों? उड़ीसा। ठीक है, तो आप याद रखना चिल्का झील। अभी इसकी विशेषता भी हम जानेंगे। ठीक है, अब विशेषता क्या है? देखिए अगर आपसे प्रश्न बने कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक खारे पानी की बात नहीं हो रही है, बड़ी की बात हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों कैस्पियन के बाद चिल्का झील विश्व में दूसरे स्थान पे आती है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद अगर पूछ ले भारत का सबसे बड़ा लवणीय झील, ठीक है, या फिर सैलाइन वाटर लेक, ठीक है, तो कौन है दोस्तों? चिल्का झील है। लवणीय झील का मतलब है नमकीन झील। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जो लवड़ी झील है वो है चिल्का झील। ठीक है, ये भी आपने जान लिया। अगर आपसे प्रश्न बने, देखिए यूपीएससी 2020 में जाके देखिएगा, एक प्रश्न बना हुआ था कि इरावदी डॉल्फिन भारत के मात्र एक झील में पाया जाता है, वो कौन सा झील है? तो दोस्तों ये है चिल्का झील। ठीक है, और इरावदी डॉल्फिन कहाँ की फेमस है दोस्तों? म्यांमार के इरावदी नदी की। ठीक है, तो इरावदी डॉल्फिन कहाँ की है? म्यांमार की इरावदी नदी की। और वह कहाँ पे पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ भारत में चिल्का झील में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पुलिकट लेक कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपको आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के बाउंड्री पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे।
चलिए अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? अब इसमें झील और अवस्थिति दी हुई है, तो बताइए। तो ए है लुनार मध्य प्रदेश, बी है नक्की गुजरात, सी है कोलेरू आंध्र प्रदेश, डी है पुलिकट केरल। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। लेकिन लुनार मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसको आप नोट करके ही आगे बढ़िएगा। कहाँ पे है लुनार? महाराष्ट्र में। नक्की झील कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में नहीं है, ये आपको राजस्थान में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? राजस्थान में। ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद पुलिकट लेक तो अभी आपने देखा, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के बाउंड्री पे। ठीक है, तो ऐसे आप पढ़ेंगे ना, कोई भी एग्जाम क्रैक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 पॉलिटी से संबंध रखता है। संविधान की किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ठीक है, तो दोस्तों इसके पहले वाले टेस्ट में यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से था। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है जल्दी से बताइए। वैसे हमने सेकंड टेस्ट में इसका आंसर बता रखा है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो दोस्तों अभी विवादों में था, ये करंट अफेयर का टॉपिक है, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, ये आपको किसी भी एग्जाम में, हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम दोगे उसमें एकाक में तो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो ए है अनुच्छेद 1 से 5, बी है अनुच्छेद 5 से 11, सी है अनुच्छेद 12 से 35, डी है अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको अनुच्छेद 12 से 35 देखने को मिलता है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार देखने को मिलता है आपको 12 से 35 के बीच में। ठीक है, ये भी याद रखना। अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे, ठीक है, नीचे अगर आप बात कर लो यहाँ पे अनुच्छेद 36 से 51, तो इसमें दोस्तों मिलता है डीपीएसपी देखने को, जिसको हम बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये भी आप साथ में याद रख के चलना। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो बताइए। ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 16, सी है अनुच्छेद 17, डी है अनुच्छेद 23। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है रिजर्वेशन की, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16 में। ठीक है, तो याद रख के आगे बढ़िएगा। चलिए अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। प्रश्न नंबर 7 देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति पुनः बनना है तो इसमें कौन सा अनुच्छेद है जिसमें इस बात की चर्चा मिलती है कि कोई व्यक्ति दोबारा से राष्ट्रपति बन सकता है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 57। ठीक है, तो टेस्ट 2 में हमने डिस्कस किया है डिटेल में, उम्मीद है जो कंटिन्यू है वो कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अनुच्छेद 57 में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के पद जो पद है उसके लिए दोबारा से लिए अगर कोई बनना चाहे, दोबारा निर्वाचित होना चाहे, तो उसके लिए जो चर्चा परिचर्चा प्रावधान है अनुच्छेद 57 में है। ठीक है, अब आपके सामने ये अनुच्छेद 52 है, तो इसके बारे में जान लीजिए। अनुच्छेद 52 में लिखा गया है दोस्तों कि भारत में, ठीक है, क्या होगा? एक राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 52 में देखने को मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 54 में क्या है दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, जैसे जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एक निर्वाचक मंडली तैयार की जाती है। ठीक है, तो निर्वाचक मंडली का जो गठन होता है दोस्तों वो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है। अब अनुच्छेद 55 भी जान लीजिए। अनुच्छेद 55 क्या है दोस्तों कि जो निर्वाचन की प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ठीक है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस बात का चर्चा आपको अनुच्छेद 55 में देखने को मिल जाता है। ठीक है, बीच में अनुच्छेद 53 मिसिंग हो रहा है, तो अनुच्छेद 53 में क्या है दोस्तों, संघ का जो कार्यपालिका का जो कार्यकारी शक्तियां हैं, ठीक है, वो दोस्तों किस में निहित होगा? राष्ट्रपति में निहित होगा। इस बात की चर्चा आपको अनुच्छेद 53 में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर बात कर लें कि जो मौलिक अधिकार है या जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है ये किस देश के संविधान से लिया गया है अपने देश के संविधान में, तो दोस्तों यूएसए के संविधान से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो अनुच्छेद 55 में हमने बात किया कि
जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, अगर ये पूछ ले किस देश से लिया गया है, तो वो यूएसए नहीं होगा, वो होगा आयरलैंड। क्या होगा दोस्तों? आयरलैंड। ठीक है, तो आयरलैंड तो आपने सुना ही होगा, है ना, ब्रिटेन के बगल में है आयरलैंड। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 8 पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, बताइए किसके साथ है? ए है समानता के अधिकार से, बी है संपत्ति के अधिकार से, सी है धर्म की स्वतंत्रता से, डी है अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो दोस्तों अनुच्छेद 25 का संबंध है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, तो याद रखना। और आपने एक क्वेश्चन फर्स्ट टेस्ट में देखा होगा, मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि सबरीमाला टेम्पल विवादों में था। ठीक है, 2018 में सबरीमाला टेम्पल विवादों में था, तो वहाँ पे दोस्तों अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 और 26 एक साथ खड़े थे और अनुच्छेद 14 एक साथ खड़ा था। मैटर क्या था दोस्तों कि केरल में एक मंदिर है, ठीक है, हिंदू मंदिर है, नाम है गॉड एप्पा का मंदिर। ठीक है, और उसका फेमस नाम है सबरीमाला टेम्पल। ठीक है, तो उसमें क्या था दोस्तों, जो जैसे मान लो जो महिला मतलब रज्जोवाला हो जाती है, जिसके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, उनका ना मंदिर में जाना वर्जित था। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 आपके इक्वलिटी की बात करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 26 क्या बात करता है कि अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं तो उसको प्रोफेस और मैनेज करने की स्वतंत्रता आपको मिलती है, जो आपका मौलिक अधिकार है। प्रोफेस और मैनेज का क्या मतलब है दोस्तों? आप उस मंदिर को संरक्षित रख सकते हो, प्रबंधित कर सकते हो, ठीक है, अपने नियम कानून बना सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें 5 जजों की बेंच बैठी और अनुच्छेद 14 को प्रमोशन मिला। ठीक है, यानी कि इसको आगे बढ़ाया गया कि नहीं, यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी जो मैटर है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और महिलाओं को जाने की अनुमति प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ऐसे ज्योग्राफी और पॉलिटी और ऐसे मतलब जब को रिलेट करके पढ़ते हैं आप ना, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटता है। ठीक है, चलिए अगर आपको सेशन पसंद आता है तो उस सेशन को लाइक करने में ना दोस्तों कंजूसी मत किया करो। ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है फ्रांस, सी है दक्षिण अफ्रीका, डी है मिस्र। इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। क्यों, ऐसा क्यों? दोस्तों भारत के संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पोस्ट यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, वहाँ का जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद है वहाँ की नकल करके, ठीक है, नकल सेम टू सेम नकल नहीं किया गया है, कुछ रिफॉर्म करके अपने संविधान में स्वीकारा गया है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न बने तो आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ए है वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बी है वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है, सी है वह लोकसभा के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, डी है वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है, यानी कि सभापति होता है। तो यहाँ पे आपसे एक प्रश्न और बन सकता है ऑप्शन नंबर बी के साथ साथ कि इसका जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के ए में आपको देखने को ये मिल जाएगा प्रावधान। ठीक है, कि जो भी उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? राज्यसभा का क्या बन जाएगा? सभापति। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों भौतिक भूगोल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए है 0 डिग्री अक्षांश, बी है 0 डिग्री देशांतर, सी है 66.5 डिग्री अक्षांश, डी है 180 डिग्री देशांतर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, जो 0 डिग्री देशांतर है इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, या तो फिर आप इसको क्या बोल देते हो? इक्वेटर। ठीक है, उसके बाद 0 डिग्री देशांतर क्या है? तो इसको हम बोलते हैं प्रमुख याम्योत्तर, या फिर बोल देते हैं दोस्तों ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। ठीक है, याद रखिएगा इंग्लैंड की ग्रीनविच सिटी से होकर गुजरता है यह 0 डिग्री देशांतर, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा भी है। ठीक है,
66.5 डिग्री अक्षांश की विशेषता क्या है दोस्तों? अब ये डिपेंड करता है ये उत्तरी गोलार्ध में या फिर दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। अगर ये 66.5 डिग्री आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है तो इसको हम बोल देते हैं आर्कटिक वृत्त। अगर ये आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिले तो इसी को बोल देते हैं अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। अब बाकी बातें आगे करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि, इसका कारण क्या है दोस्तों? बताइए। इसका कारण है कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन व समय एक समान रखना है, ठीक है। यही इसका प्रमुख कारण है। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है, ठीक है। तो भारत का बोलते हैं ना IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ठीक है। तो कितने डिग्री देशांतर से लिया गया है? तो दोस्तों 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। 82.5 डिग्री ईस्ट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, वैसे आपको 86.5 नीचे देखने को मिल रहा है, वो गलत है, ठीक है। 82.5 डिग्री ईस्ट इसका राइट आंसर है। भारत का प्रमाणिक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट। ये मैंने इतनी बार रिपीट किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो भारत का प्रमाणिक समय रेखा है वो भारत के कितने प्रदेशों से होकर गुजरता है दोस्तों? तो वो 5 प्रदेशों से होकर गुजरता है। अब वो 5 प्रदेश कौन कौन से हैं? तो पहले तो यूपी, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ MP, उसके बाद आपका आ जाता है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। उसके बाद आपका आ जाता है कौन सा? आंध्र प्रदेश। और उसके बाद आपका एक राज्य और है उड़ीसा, ठीक है। तो ये आपके 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में किस शहर के निकट होकर गुजरता है? तो फिलहाल आपको ऑप्शन में दोस्तों नैनी देखने को मिलेगा, ठीक है। और पहले जो क्वेश्चन आते थे उसमें मिर्जापुर आता था, ठीक है। तो अब नैनी याद रखना, ये प्रयागराज में देखने को मिल जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है। ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है, ठीक है। जो अभी हमने बात किया था 0 डिग्री देशांतर पर कितना बज रहा है? 12 बजा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इस स्थिति में क्या समय होगा, ठीक है। तो बताइए, अगर ग्रीनविच रेखा पर 12 बजा है तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो दोस्तों ये SSC GD टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टेक्निकल एग्जामों में या फिर कोई भी आप एग्जाम दो तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कोई टफ नहीं है, तो मैं समझाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो इसमें राइट आंसर मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। और जिनको आता है जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। अब चलिए हम इसको बिल्कुल शुरू से समझते हैं। इसमें पूछ क्या रहा है, देखो। अब यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर से, ठीक है, अपना जो मानक समय रेखा है वो कितना है? 82.5 डिग्री। कितना है दोस्तों? समझिएगा, 82.5 डिग्री, ठीक है, ईस्ट। अब यहाँ पे इसके बीच में जो समय गैप है वो 5.5 घंटे का है, ठीक है। याद रखना कितने का है? 5.5 घंटे का। 5 घंटे 30 मिनट का गैप है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा और भारत के मानक समय रेखा के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है अगर इस पे 12 बजा हो, यहाँ पे क्या बजा हो? 12। कब? दोपहर का 12 बजा हो। तो यहाँ पे देखो ये 82.5 है तो 50 डिग्री ईस्ट यहाँ पे कहीं पे होगा, यानी पूर्वी जो देशांतर होगा आपका यहाँ पे कहीं पे होगा 50 डिग्री, है ना। तो मान लो यहाँ पे है 50 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर 12 बजा है तो दोस्तों अपने मानक समय रेखा पे कितना बजेगा? शाम के 5:30 बजेंगे। क्या बजेंगे? शाम के 5:30, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत का मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर मानक समय रेखा से या ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ पे भारत में क्या बजेगा? शाम के 5:30, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है 50 डिग्री देशांतर पर कितना बजेगा? अगर 82.5 डिग्री पर 5:30 बज रहा है तो 50 डिग्री पर कितना बजेगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे कर दोस्तों? देखिए, अगर 1 घंटे पृथ्वी घूमती है, ठीक है, तो वो 15 डिग्री देशांतर घूमती है, ठीक है। जैसे पृथ्वी गोला है तो टोटल 360 डिग्री घूमती है। 360 में अगर 24 से भाग देते हो तो 15 डिग्री निकल के आता है, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट होती है, ठीक है, समझना। तो 50 डिग्री देशांतर घूमने में उसमें 15 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना लगेगा? 15 तियाँ
45 और कितना बचा 5 डिग्री, ठीक है। तो 3 घंटा यहाँ पे आपको तो दिख गया, यहाँ पे कहीं पे भी देखो 3 नहीं बज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 15 3 45 बचा 5, तो ये 5 क्या है, डिग्री है, ठीक है। तो 5 डिग्री को आप तोड़ लो, यहाँ पे अगर 1 घंटा इक्वल टू 15 डिग्री है, ठीक है। तो 1 घंटा को 20 मिनट प्लस 20 मिनट प्लस 20 मिनट में तोड़ लो, और उसके बाद 15 डिग्री को 5 डिग्री प्लस 5 डिग्री प्लस 5 डिग्री में तोड़ लो। तो यहाँ पे 20 मिनट इक्वल टू 5 डिग्री हो गया, और यहाँ पे आपको 5 डिग्री देखने को मिल रहा है कि शेष बच रहा है, तो यहाँ पे 3:20, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब आपसे प्रश्न अगर ऐसा मैं अगले टेस्ट में ऐड करूं तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसको अगर जिसको भी समझ में नहीं आया वो दोबारा से समझ लेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, आनुवंशिकता का नियम का जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेंडल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है, फिलॉसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे चारों ऑप्शन में कौन होगा? ए मेंडल, बी लेमार्क, सी है डार्विन, डी है डी व्रीज। तो दोस्तों फिलॉसफिक जूलॉजी के लेखक इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, याद रखना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस हैं उसके लिए क्वेश्चन अलग होना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेरी वेलन, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? पेरी वेलन, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो फिलॉसफिक जूलॉजी है इसके लेखक हैं पेरी वेलन, ठीक है। और यहाँ पे एक लेमार्क नाम के व्यक्ति दिख रहे हैं, इन्होंने भी इससे मिलता जुलता एक किताब लिखा है जिसका नाम क्या है दोस्तों? फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी जूलॉजिक है। क्या है दोस्तों? फिलॉसफी जूलॉजिक। तो आप आगे से भूलिएगा नहीं, क्या है दोस्तों? फिलॉसफी जूलॉजिक, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। फिलॉसफी जूलॉजिक किसने लिखा है? लेमार्क ने। और फिलॉसफिक जूलॉजी किसने लिखा है? पेरी वेलन ने, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वही ऐड किया गया है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लैनी ने किया था, ठीक है। इसका पूरा नाम है रैटन लैनी, ठीक है। अब कब किया गया था ऐसा प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो दोस्तों इसका आविष्कार हुआ था 1816 ईस्वी में, ठीक है, 1816 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है, एडवर्ड जेनर ने निम्न में से किस रोग से मतलब संबंध रखते हैं? बताइए, एडवर्ड जेनर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चेचक से, ठीक है। और एडवर्ड जेनर ने एक आविष्कार भी किया था, उसका नाम है वैक्सीन, ठीक है। तो इन्होंने वैक्सीन की खोज करी थी, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइएगा पेंसिलिन की खोज किसने करी थी? ठीक है, जो पेंसिलिन होता है जो लगाते हैं, ठीक है, तो बताइएगा उसकी खोज किसने करी थी। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है, निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाता है आपका विलियम हार्वे, ठीक है। क्या नाम है पूरा? विलियम हार्वे, ठीक है। तो याद रखिएगा, विलियम हार्वे ने क्या किया था दोस्तों? विलियम हार्वे ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किया था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से, हृदय का पहला सफल, ठीक है, यानी कि सक्सेज, जो क्या हुआ था? प्रतिस्थापन यानी कि ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो पहला सफल जो प्रतिस्थापन किया था वो कौन था दोस्तों? तो वो था क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है। क्या नाम है उस व्यक्ति का? क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है। तो आप भूलेंगे नहीं, कब हुआ था ये सफल परीक्षण, सफल प्रतिस्थापन? 1967 में, ठीक है। कब किया था? 1967 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न बन जाए, जो प्रश्न दिया हुआ है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर बदल जाएगा, ये इसका हो जाएगा दीक्षित अस्थिगत, ठीक है। किन्होंने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है दीक्षित अस्थिगत ने, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिटेल है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न हिंदी से है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों यह रिवीजन का क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहले ध्वनि आता है, ध्वनि से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है, और यही भाषा की
सही इकाइयों का अनुक्रम है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या है। प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? तो दोस्तों प्रयत्न के आधार पर जो लौ है वो है पसिर्वक। ठीक है, तो ये हिंदी वर्णमाला का प्रश्न है, तो याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यूपी पुलिस में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको कहते हैं संधि। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? बताइए। अब इसको तोड़ लीजिए ना, क्या होगा इसका? दया धन आनंद। क्या होगा दोस्तों? दया धन आनंद। अब यहाँ पे देखिए आ और आ रहा है। ठीक है, और जब दो दीर्घ स्वर्ग मिलते हैं, ठीक है, दीर्घ स्वरों के मेल से बनता है दीर्घ संधि। क्या बनता है दोस्तों? दीर्घ संधि। ठीक है, या फिर एक लघु स्वर प्लस एक दीर्घ स्वर मिले तो भी क्या बनता है? दीर्घ संधि। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इति धन आदि। अब आप बताएंगे इति धन आदि में कौन सा संधि है। ठीक है, अब संधि प्रकार आप जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इसमें कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंबुज। कमल का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? अंबुज है। याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों अश्व है, घोटक भी है भी है, लेकिन कटक नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे घोड़ा का जो पर्यायवाची है अश्व घोटक है, लेकिन कटक नहीं है। कटक एक तरह से शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक अटारी होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। होल्ड अ मिनट। चलिए यहाँ पे कुछ तो लोचा हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 28 क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए। वीणा पाड़ी का पर्यायवाची शब्द है। तो बताइए वीणा पाड़ी, वीणा कौन बजाती हैं? तो दोस्तों वीणा बजाती हैं, बताइए, सरस्वती जी। ठीक है, तो सरस्वती जी का पर्यायवाची है वीणा पाड़ी। ठीक है, तो याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर है आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 में हिंदी का प्रश्न है, तेली का बैल होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए जल्दी से। अब इसका तो जवाब आपसे मैं उम्मीद रख सकता हूँ, राइट? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखिए आप। तेली का बैल होने का मतलब होता है कि बुरी तरह से काम में लगे रहना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या है। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। अब इसमें क्या करना है आपको? मुहावरा बताना है। बहुत परिश्रम किया का मुहावरा क्या होगा? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एंडी चोटी का जोर लगाना। ठीक है, और जब यही परिश्रम एकदम बिल्कुल असंभव प्रतीत हो तो उसको लोहे का चना चबाना बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एंडी चोटी का जोर लगाना बोलते हैं ना, एडी चोटी का जोर लगा के वो तैयारी कर रहा है, राइट? चलिए भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। ठीक है, और यह रिवीजन वाला क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुटिया डूब जाना। ठीक है, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, इस वाक्यांश का जो अर्थ है वो है लुटिया डूब जाना। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखिए क्या है। तरनी तंजा तट तमाल तरुवर को बहुछाये में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा ऐड किया है, इसको पढ़िए। यहाँ पे क्या है दोस्तों? अनु का क्या अर्थ है? अनु का अर्थ है बार बार, और प्रास का अर्थ है दोस्तों क्या है? प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब वर्ण का बार बार क्या हो? रिपीटेशन हो। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका क्या होता है? जल्दी से बताइए। उम्मीद है हिंदी आपने अच्छे से पढ़ा है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूपक। ठीक है, अब रूपक अलंकार की परिभाषा यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, वो क्या है बताइए। रूपक जहाँ पे उपमेय और उपमान इनके बीच कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है? उपमेय और उपमान के बीच अंतर को बिल्कुल समाप्त करके एक समान कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्या है? चरण कमल बंदव हरिराई, यानी कि जो
कौन है, विष्णु जी हैं, ठीक है। उनके जो चरण हैं वो बिल्कुल कमल के समान हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि कमल जैसे दिखते हैं, कि उनके क्या है, चरण ही बिल्कुल कमल के समान है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हो जाता है रूपक अलंकार। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो दोस्तों आंचलिक रचनाएं जो होती हैं वो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ विशेषता ऐड किया है, देख लीजिएगा। आंचलिक रचनाएं एक विशेष क्षेत्र में रचित कोई क्या होती हैं, लेख होती हैं, कविता होती हैं, कहानी होती हैं, निबंध होती हैं, जो क्या करती हैं, उस विशेष क्षेत्र या समुदाय या फिर वहाँ की संस्कृति का क्या बताती हैं, विशेषता बताती हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखिए क्या है, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने रानी लक्ष्मीबाई को ऐसा एक सेंटेंस बोला था कि यह एक मात्र मर्दाना थी जिसने युद्ध लड़ा, ठीक है। तो वो ह्यूज रोज था। कौन था दोस्तों, ह्यूज रोज, जो उनके अगेंस्ट अभियान कर रहा था रानी लक्ष्मीबाई के, तो उसी ने बोला था कि यह एक मात्र भारतीय मर्दाना है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होता है, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए हमने लगातार बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप ना पानी पी लो, ठीक है। और अगर आप नए हो तो आप सेशन को लाइक कर लेना और बताते रहना कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए क्या है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई दुश्मन हो, अगर वो भी दुकान खोल के बैठा है, अगर आप कुछ खरीदने जाते हैं, अगर रुपया लेने से मना करता है तो उसके ऊपर आप कानूनी कार्यवाही कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना। तो दोस्तों जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने के लिए बाध्य है तो वो हो जाता है विधिग्राह्य मुद्रा, ठीक है। तो भारत की विधिग्राह्य मुद्रा क्या है दोस्तों, रुपया, ठीक है। तो भारत का विधिग्राह्य मुद्रा आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना क्या है, रुपया, ठीक है। और विधिग्राह्य मुद्रा को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों लीगल टेंडर, ठीक है। तो लीगल टेंडर अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने एक अनाउंसमेंट किया था। क्या अनाउंसमेंट किया था दोस्तों, बताइए। उन्होंने 8 नवंबर को, ठीक है, 8 नवंबर 2016 में अनाउंसमेंट किया कि अब जो आपका 500 का और 1000 रुपये का नोट है वो उसका अब लीगल टेंडर नहीं रहा, यानी कि वह अब विधिग्राह्य मुद्रा नहीं रही, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और रुपया का अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, रुपये का सिंबल किसने दिया है दोस्तों, तो वो है उदय कुमार धर्मलिंगन। कौन है दोस्तों, उदय कुमार धर्मलिंगन। तो इनका नाम भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 36 अगेन, ठीक है, किस देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। तो दोस्तों कल के टेस्ट में मैंने ऐसा एक क्वेश्चन कराया था लेकिन वहाँ पे ऑप्शन डिफरेंट थे, ठीक है। तो किस देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है दोस्तों, तो विकसित देशों की जो मुद्रा होती है वो प्रायः हार्ड करेंसी होती है, ठीक है। तो जैसे यूएसए की, ठीक है, और जैसे आपके इंग्लैंड की, ठीक है। अब आपके क्यों बोला, क्योंकि वहाँ पे ऋषि सुनक अभी, ठीक है, क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं इंग्लैंड को, ठीक है। तो देखिए यूएसए का जो डॉलर है ये क्या है, हार्ड करेंसी है। इंग्लैंड का जो पौंड है क्या है दोस्तों, पौंड, ठीक है, वो भी क्या है, हार्ड करेंसी है। यूरोप का जो यूरो है, ठीक है, यहाँ पे यूरो का सिंबल बनाता हूँ, ये भी क्या है, हार्ड करेंसी है, ठीक है। और हार्ड करेंसी की डिफिनीशन बताई थी कि पूरे विश्व स्तर पर जिस मुद्रा का मांग खूब अधिक हो लेकिन सप्लाई कम हो, ऐसे मुद्रा को बोलते हैं हार्ड करेंसी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिए क्या है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है। तो क्या होता है, मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है दोस्तों, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मुद्रा संकुचन, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए क्या है, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति का साथ, यहाँ पे देखिए क्या है, मुद्रास्फीति भी हो, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति भी हो और मंदी भी हो, ठीक है। तो ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ऐसे स्थिति को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो कोरोना काल में ऐसा हुआ था, ठीक है। कोरोना काल में लोगों के पास रोजगार नहीं था, ठीक है, और इसको बोल देते हैं मंदी, ठीक है। और
मंदी भी थी और जो चीज़ें थी, ठीक है, खाने पीने की, वो भी बहुत महंगी हो गई थी। तो एक साथ मुद्रास्फीति भी था और मंदी भी था, और ऐसे स्थिति को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए क्या है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों अगर लगातार कीमतें बढ़ रही हैं तो इसका मतलब होता है मुद्रास्फीति आ चुकी है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुद्रा बाजार में खूब सारा हो गया है। ठीक है, और अब जब देखिए, जब मुद्रा ही मुद्रा हो जाएगा बाजार में तो मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो आपकी कल को शादी होती है, ठीक है, मतलब ऐसा सिर्फ मानना है, तो अगर आप डेली डेली क्या करते हो, भाग भाग के अपने ससुराल जाते हो, ठीक है, डेली डेली जाते हो या फिर जाके वहीं ठहर जाते हो, आपकी वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप बार बार जाते हो। ऐसे ही जब आपके पास बहुत सारे रुपए आ जाते हैं तो उसकी भी वैल्यू कम हो जाती है और मार्केट में लोग महंगी चीज़ें बेचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चीज़ों के दाम में वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य में कमी होती है। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखिए क्या है। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो दोस्तों देखिए, मुद्रास्फीति वैसे तो कंट्रोल करता है कौन? आरबीआई। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन करता है? आरबीआई करता है। लेकिन कैसे किया जा सकता है? तो दोस्तों बचत का बजट सही है, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, जैसे मान लो आपका कोई इनकम है, ठीक है, और इनकम पे क्या लग गया? टैक्स लग गया। ठीक है, तो क्या होगा? मार्केट में कम पैसे जाएंगे, और जब कम पैसे जाएंगे तो वैल्यू पैसे की रहेगी। ठीक है, और चीज़ें महंगी नहीं होंगी। ठीक है, और सरकारी व्यय में कटौती, जैसे मान लो सरकार सब्सिडी देती है या फिर बहुत सारा प्रोत्साहन राशि देती है, अगर वो कम कर दे तो लोगों के पॉकेट से पैसे जाएंगे, है ना, और उनके पास थोड़े कम पैसे बचेंगे, इसलिए उनकी जो खरीदने की प्रवृत्ति है वो घटेगी और जो वस्तुएं हैं वो उनका दाम नियत होगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इन सभी मेथडों से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, होप कि आपने समझ लिया होगा। चलिए अब देखेंगे हम करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड ने नशीले पदार्थों की तस्करी में क्या लगाया है? अवैध बाजारों में जो दवाइयों की उपलब्धता है उस पर प्रकाश डाला है। तो बताइए, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स जो नियंत्रण बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1968 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्या करती है? नशीले पदार्थों के तस्करी पर रोक लगाती है। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखिए। पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का लक्ष्य समाज के समुदायों के 1 लाख उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करना है। इसे किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो दोस्तों इसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 43 देखिए क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 मार्च 2024 को कहाँ राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा डिजाइन किए गए डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो बताइए, डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पे किया है? बताइए किसने किया है? ऐसा प्रश्न बने तो बताइए। अमित शाह ने कब किया है? 14 मार्च 2024 को। और कहाँ पर किया है दोस्तों? तो नई दिल्ली में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा लॉन्च किए गए संकलन मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 44 का जो राइट आंसर है इसका जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है किसका? एनसीआरबी द्वारा जो एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है बताइए? संकलन। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है? नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखिए क्या है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 45 का जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 46 देखिए क्या है।
हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर में। ठीक है, और भुवनेश्वर को बोलते हैं दोस्तों मंदिरों का शहर, और यह आपको देखने को मिल जाता है उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, अब जल्दी से बताइए, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, कब हुई थी और किस प्रदेश में हुई थी? ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न नंबर 47 देखिए क्या है। हाल ही में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश में। ठीक है, तो भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने बांग्लादेश में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 देखिए क्या है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो दोस्तों रंगोली भारत में महाराष्ट्र की प्रमुख कला शैली है, और इसको घर के अंदर बुरी शक्तियों को रोकने के लिए द्वार पे बनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखिए क्या है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, वीणा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। अब देखेंगे हम इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, जल्दी से पढ़िए और देखिए। अगर आपको सेशन इंटरेस्टिंग लगता है, आप सीखते हैं, आप अटेंटिव रहते हैं, तो सेशन को अपना प्यार जरूर दें। ठीक है, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करके खुद जुड़ें। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 50 क्या है आपके लिए पढ़ देता हूँ। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवध को। ठीक है, कब मिलाया था दोस्तों? 1856 में। कब मिलाया था? 1856 में। और आरोप क्या लगाया था दोस्तों कि जो नवाब वाजिद अली शाह हैं, कौन उस समय देखिए जो शासक थे, नवाज, ठीक है, सॉरी ये नवाज नहीं थे, नवाब थे। ठीक है, नवाब, और क्या नाम था? वाजिद। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो नवाब थे उस समय अवध के, वो यही थे, नवाब वाजिद अली शाह है। इनके ऊपर आरोप लगा कि आप जो शासन प्रशासन है, ठीक है, वो ठीक से नहीं चला पा रहे हो, ठीक है, कुशासन कर रहे हो, इसलिए आप एक काम करो, अवध को मेरे हवाले करो। ठीक है, तो अवध को डलहौजी ने हड़प लिया। ठीक है, कारण क्या दिया? कि कुशासन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना प्यार इस सेशन को जरूर दें और इस चैनल से जरूर जोड़ें। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले सेशन पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।